नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार सभी को। वंदना मैडम जी को नमस्कार, नवजोत जी, मीर जी, वीरेंद्र जी, शशि तिवारी जी, सुवर्णा जी, मिश्रा जी, विनीता चौहान जी। कौन सा सूत्र पढ़ना है मैडम? आज मेरे ख्याल से कांस शुरू होएगा नया चैप्टर। जी जी, नया चैप्टर शुरू करते हैं। फिर कास्ट चिकित्सा या जी, किसी के पास भी अगर पीडीएफ शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करेंगे आज। तीसरा अध्याय जो है, अथातः काश चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्र्यादयो महर्षय। अब इसके आगे काश चिकित्सा का व्याख्या करेंगे अध्याय की, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा। पहला सूत्र पढ़ देता हूं मैं। काश में स्नेहादि प्रयोग। केवला अनिलजम कासम स्नेहराद उपाचरे वातग्न सिद्धे स्निग्धैश्च पेयायुष रसादिभिः लेहे धूमे तथा अभ्यंगम स्वेद सेकावगाहने बस्तिर्भिवद् विड्डवातम सपित्तम तु ऊर्ध्व भक्तिके हृते क्षीरेश्च सकफम जयेत स्नेह विरेचना। यहाँ पे बताया कि किसी भी अकेले दोष के, मतलब किसी भी दोष से असंश्लिष्ट हो, इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसे में वायु से उत्पन्न काश में सबसे पहले वातग्न द्रव्यों से, सिद्ध स्नेहों से, या फिर स्निग्ध पेया, स्निग्ध यू, स्निग्ध मांसरस, वातनाशक लेह, धूम, अभ्यंग, श्वेत, सेक, अवगाहनों से चिकित्सा करना चाहिए और अवरुद्ध मल और वात को ठीक करने के लिए बस्ती चिकित्सा देनी चाहिए। वायु का पित्त के साथ योग हो तो भोजन के तुरंत पीछे घृत एवं दूध देना चाहिए, और वायु का कफ के साथ योग हो तो अरंड तेल आदि स्नेह विरेचनों से चिकित्सा देनी चाहिए। मैडम अंजना मैडम को नमस्कार। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ मैम। अगर किसी के पास तो मैं एक दो लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ, और अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, टीका हो किसी के पास। मैंने वंदना मैडम आपको को होस्ट बना दिया और अंजना मैडम जी को होस्ट बना दिया जी। नमस्कार सभी को। वंदना मैम नमस्कार। नमस्ते। हाँ मैम, हम लोग जो है अब कास्ट पर आ गए ना। जी मैम। हाँ, तो सर ने पहला श्लोक पढ़ा ही है, बहुत अच्छे से सर ने पढ़ा है, और उसका रेफरेंस भी बहुत अच्छे से जगह बताया भी गया है। चरक चिकित्सा में भी 11वां अध्याय है, 18वां अध्याय है, सुश्रुतोत्तर तंत्र में 52वां अध्याय है, और अष्टांग संघ चिकित्सा में 4 एवं 5वां अध्याय है। तो यहाँ हम कास्टों की चिकित्सा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर ने पहले बताया था, पढ़िए मैम आप। इसकी टीका ही पढ़ते हैं, इसके बाद धीरे धीरे उसको करते हैं। जी जी।
पहला सूत्र तो ये कोई नहीं, आप बताता पढ़ लीजिए। टीका से ही पढ़ लीजिए एक बार फिर से, उसके बाद फिर उसको पढ़ लीजिए। क्लियर हो रहा है ना? जी जी क्लियर है एकदम। जी। केवला निलजम कासम दोषांत रास शिष्टम त्रय वातग्न सिद्धे आदाबुचारेत ननु शुद्धस्य वातस्य नैरेव प्रधानोक्तम् आदिम मध्यावसानेषु न पुनरस्य क्रमः तस्मात् विद्यनेन नार्थः अत्र उच्यते। जी बस। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने पढ़ा, हिंदी भी पढ़ा, उन्होंने ऐसे बताया केवल अनिलजम कासम, अर्थात जहाँ अनिल कास है या बात प्रधान जो हमारे पास कास है, उसमें क्या करना है, दोषांतरम संसर्जम, दोष के हिसाब से, दोष के साथ मतलब उसमें संसर्ग अवस्था जो दोष की है, जो उसमें बात के साथ में कौन सा दोष और उसमें जुड़ा है या बात प्रधान है, अहे बात बात इसमें आपने लिखा है बात सिद्धे आदापचर्य, मतलब कि वात प्रधान जो द्रव्य है उसमें या वात नाशक जो द्रव्य है उसमें हमें वात नाशक द्रव्य का ही जो है औषधि को कल्पना के अनुसार हमें देना चाहिए। ननु शुद्धस्य वातस्य स्नेहरे प्रधानोत्क्रम आदि आदि मध्य अवसानेषु चापुनरुच्य उपरमा तस्माद आदा मिलने अनार्थ है। अर्थात जो हम बात करते हैं, जैसे भी बात होती है अक्सर हम लोग जब डिस्कशन करते हैं कि जब बहुत ज्यादा कफ आता है, ड्राई कफ आता है, सूखा कफ आता है, स्पेशली ओल्ड एज में इस तरह का कफ बहुत आता है, रात भर लोग ओल्ड एज वाले खांसते रहते हैं, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि घृत कल्पना बताते हैं कि इसमें घृत पिलाइए, या पीड़क नुस्खे भी दे सकते हैं, या फिर स्नेह के साथ में जो है हम कुछ उस तरह के कल्पना बना के देते हैं, जो कि अभी घृत वगैरह का वर्णन जो संस्कारित घृत है उसका वर्णन को हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि ननु शुद्ध से बात जो है वो उसको अगर शुद्ध बात है या बात की प्रधानता है तो स्नेह रे प्रधान उपक्रम, स्नेहन ही जो है उसका वो प्रधान उपक्रम है, आदि मध्य और अवसान में, आदि मध्य में, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, न पुनरन्य उपक्रम, और कोई उपक्रम जो है इतना अच्छा कार्य नहीं करेगा और इसको बात आदि को नष्ट करेगा। अत्र उच्यते, यही कह रहे हैं। तो अभी जो सर ने पढ़ा था उसमें भी टीका में यही लिखा हुआ है कि बात प्रधान काश रोग में हमें बात नाशक द्रव्यों के पाथ और कर्क के द्वारा तैयार किए गए स्नेह से चिकित्सा करना है। और आपके पास छांगाड़ी वाली बुक होगी तो उससे भी पढ़ सकते हो आप, थोड़ा सा उसमें और अच्छे से दिया जाता है। तो ये मैंने इसकी पढ़ी है, बाकी आप आगे वाली लाइन पढ़िए। हेलो। हाँ मैडम, कि हाँ। इसमें बात तो चिकित्सा हम लोग करते हैं, इसका कारण ये होता है कि जो भी मतलब हेतु सेवन होता है उससे स्त्रोतरोध करने वाले जो कारण होते हैं वो वायु को प्रतिलोम कर देते हैं और अपान वायु को मतलब प्रतिलोम कर देते हैं। उदान तो वैसे ही ऊपर जाने वाली है, तो अपान के प्रतिलोम होने के कारण उदान गति को और वेग से ऊपर की ओर लेके जाती है। तो हम लोग उसमें बात की जो चिकित्सा, इसीलिए इसमें उन्होंने प्रधान रूप से जो है वो बताई कि जब तक कि और कोई दोष साथ में ना हो तो हम लोग सबसे पहले इसी की करते हैं। हम संस्कृत को फिर मैं और पढ़ती हूँ। वातः केवलो दोषांतर आवृत मार्ग कांसस्य कारणम न त्वनावृत मार्गः। जी। बातों केवल दोषांत आवृत मार्ग कासस्य कारण न तन आवृत मार्ग, वही बता कि जहाँ केवल बात जो है वो दोषांतर आवर्त मार्ग, तो दोषों के आधार पर या दोषों के साथ में केवल केवल वायु नहीं रहता है, लेकिन बाता केवल स्पेशली बात को ही उन्होंने बताया है कि जो दोष का मार्ग होता है उसको वो केवल उसके कारण जहाँ होती है तो उसको अनावृत करने के लिए हमें इस तरह की चिकित्सा करना है। ये अष्टांग हृदय का निदान स्थान में भी जो कास्ट चिकित्सा दी है उस कास्ट संप्राप्ति के बारे में ये बता रहे हैं। और वैसे भी अगर कास्ट की संप्राप्ति आप पढ़ेंगे या वापस कास्ट के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो और जगह भी उन्होंने यही बताया है कि जो जनरली जो कास्ट का वेग होता है वो बहुत सतत रहता है,
और इसमें क्या होता है कि जो बाहर निकलने वाली जो काश की ध्वनि होती है वो भी बहुत आवाज के साथ आती है। काश शुष्क भी होता है और बहुत ज्यादा खांसेंगे तो कफ की मात्रा बहुत कम निकलती है, और जो कफ निकलता भी है वो बहुत ड्राई कफ होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब खांसते खांसते जब थोड़ा सा कफ निकल जाता है तो कुछ रिलैक्स हो जाता है पेशेंट कुछ देर के लिए, लेकिन पुनः उसमें बार बार काश के वेग आते हैं। तो इस तरह से ये जो अगर देखा जाए तो जनरली छोटे बच्चों में भी ये बात स्कास मिलती है, और हम देखते हैं जो हमारे पास बुजुर्ग लोग होते हैं या जो हम जहाँ वायु प्रधान हो जाती है जरा अवस्था में, उसमें भी जो है ये बहुत अधिक जो होती है काश इस तरह की आती है कि जहाँ बहुत तेज आवाज के साथ आती है, बहुत ज्यादा वेग से आती है, और ध्वनि भी उसकी थोड़ी तीव्र होती है, और उसमें कफ भी जो है बहुत शुष्क निकलता है तो समटाइम्स मैम जो वो होता है। जैसे ऐसे कहते हैं जी जो फूटा हुआ कांस होता है उसके बर्तन के समान बिल्कुल आवाज हाँ। निकलती या है। और जब ये मतलब प्लेन रहता है तो ठीक है, लेकिन दोष सहित हो जाता है तो जैसे दुष्ट कफ आ गया या हम्म। पित्त आया तो उसके साथ में वो कांस के साथ बाहर आता है, तब हम लोगों को अपनी चिकित्सा में और एडिशन करने देते हैं। जी, आगे का पढ़ूं मैम। हाँ मैम, कहिए। वाता केवलो दोषांतनावृत मार्गस्य कारणम न त्वनावृत मार्ग तथा च का संप्राप्ति युक्तम तथा दो वीतो अनिल ऊर्ध अवृत ऊर्ध प्रवृत्ता इत्यादि एवं वातस्य विहितो यो दोषः कारणं कफादि तस्य वृक्षात्यु उपक्रम अणेन शमं कृत्वा तरं कासेन सहोपक्रमस्य विषजः पुरीरिति तेषां भ्रान्ति निरासा मादावृत्यु उत्क्रम। जी मैम, यहाँ पे जी उन्होंने मैम। वही वाता चिकित्सा की बात ही पूरी चल रही है, तो यहाँ पे अभी पढ़ लिए थे तत्राध्यो भी तो अनिल। तो जो अनिल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे वायु जो है अच्छे से कुपित है, या वायु की चिकित्सा के बारे में बताते हैं, वो जो ऊपर बोला गया है उसके आधार पर एवं वातस्य विहितो यो दोषा कारणम कफा कफा आदि। जो वायु वात के जो दोष है या वात के साथ में जो कारण है जैसे कफ इत्यादि, तस्य रूक्षाद्य उपक्रमणेन शमम तत्वानंतरम कासेन सद्योपक्रमस्य विसर्जन। मतलब उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर वात के साथ साथ वात विहत है, वात का तो जो है वो कुपित हो गई है, उसके साथ में कारणम अगर कफ है, कफ की भी प्रवृत्ति हो रही है या कफ है वहां पर, तो रुक्ष रुक्ष उपक्रमण जो हमें चिकित्सा है वो रुक्ष प्रधान चिकित्सा हमें करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो काश है वो थोड़ा सा और काश सदीपन, और जो सदीप मतलब होता है कि हमें यहाँ पे अग्नि अग्नि पर भी कार्य करना है। सदीप क्रमस्य विसर्जा कुरेवती तेषा भ्रांति निरासार्थम आदा विद्युतिषु तथा पेयादि अभिरुचार्य। बहुत अच्छे से डिटेल हर छोटी छोटी बातों को बताया है कि अभी जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि हम स्नेह मिश्रित पेया देंगे, स्नेह मिश्रित यूष देंगे, स्नेह मिश्रित मांस रस देंगे। तो यहाँ पे जो भी हम पेशेंट को दे रहे हैं वहां पे हमें स्नेह मिश्रित ही देना है। और लेकिन यहाँ ये लिख रहे हैं कि तत्रातो विहितो अनिला ऊर्ध्व प्रवर्ता। जो अगर केवल अनिल है, केवल वायु ही प्रकोपित हुई है तो हमें ऊपर वाली चिकित्सा करनी है, जैसे अभी हमने बताया कि इसमें हमें स्नेह आदि चीजें मिला देना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि सॉरी, कारणम कफादि, अगर कफ की भी कारण है तो फिर हमें रूक्ष उपक्रमण भी करना चाहिए। मतलब जहाँ कफ का भी अगर चाहे तो कहीं ना कहीं उसमें हल्का सा रूक्ष औषधियां या रूक्ष रूक्ष रूक्षण चिकित्सा को भी करने का उन्होंने बताया है। और लोगों से पूछिए मैडम, बहुत लोग हैं अपने अपने विचार सब व्यक्त करें, तो ये काश चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा है। जी जी मैम। तो मतलब वात में तो उन्होंने बता ही दिया कि जब अगर वात वात जो कहाँ से गले में हो और शुष्कता आ गई है तो जितने भी हमें उपक्रम है वो स्नेह से ही करने हैं। जैसे वातक निर्भर से सिद्ध घृत यहाँ उन्होंने बता दिया, जितने भी घृत आते हैं इसके लिए रास्ता हो, चाहे
कंटकारी हो, या उसकी जो भी हम पेय बनाए, या दूध में स्नेह डाल दें, या मूंग का जूस बनाए, या फिर वेजिटेबल सूप बनाए, या मांस रस बनाए, सब में हम लोग स्नेह डाल दें, घृत डाल दें। और हम इसके अंदर बस्ती भी जो है वो स्नेहयुक्त देते हैं, तो भी इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। यानी कुल मिला के हमको वातावरण द्रव्यों से सिद्ध तेल का अध्ययन कर सकते हैं, और यूष में दे सकते हैं, मासरस में दे सकते हैं, जो भी हम घृत कल्पना में हम उपयोग कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि जब वात केवल जब होता है, तो कोविड के दौरान भी हम लोग देख रहे थे कि शुरू में हमने उस पर अभियंग किया, और अभियंग करने के बाद उसको जो पेशेंट है उसको स्टीम दिलाई, और उसके बाद उसको सैंधव नमक मिश्रित जल अति मात्रा में पिला दिया, तो कुछ तो वो वमन के फॉर्म में, अगर कफ है साथ में दुष्ट, तो वो पिघल के निकला, बाकी का वो लैट्रिन के रास्ते निकल गया। और जब इसी के अंदर कफ अगर आ जाता है, तो अगर बलवान पेशेंट है, तो फिर उसके अंदर हम लोग जो है वो वमन भी करा सकते हैं, और उसके वमन करा के ये सब निकाल सकते हैं। तब हम लोग जो है वो जो कल्प वगैरह यूज करेंगे, उसमें मुल्तानी इत्यादि रुक्ष द्रव्यों का उपयोग करेंगे, जिससे कटु और रुक्ष और जो उष्ण द्रव्य हैं, उनको हम लोग जो है वो यूज करेंगे जब जब उसके अंदर कफ का हो। जी मैम। हाँ, अच्छे से आगे भी बता दिया मैंने इसी तरह से कि अगर हमारे पास कफ है तो हमने रूक्ष द्रव्यों का उपयोग किया है। और इसमें मैंने ये भी बोल रहे हैं आगे कि तेषां भ्रांति निरासार्थम आदा वित्तुष्म। और उसके बाद बोले तथा पेयादि अभिरूपचार्य तथा बद्धो विडवादो यस्मिन कासेता वस्ति उपाचर्य। मतलब दोनों बातें बताई कि अगर हमारे पास कफ के साथ हो रहा है तो हमने रूप उपचार कर दिया, उसके पश्चात किसी भी तरह की कोई भ्रांति यहाँ मतलब किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं है, या पेयादि जो भी हम देते हैं उसको भी हम संस्कारित करके दे सकते हैं। तथा बद्धो विडवादो, वायु के कारण अगर हमारा मल, ये पेशेंट का जो मल है वो जैसे कहते हैं विड हो गया है, विड बातो हो गया है, या बद्धो मतलब कॉन्स्टिपेटेड हो गया है, ऐसे केसेस में भी बस्ती रूपाचर्य, तब हमें वहाँ, क्योंकि वायु की चिकित्सा कर रही है, जैसे अभी आपने बताया कि अपान वायु की चिकित्सा कर रही है, तो वहाँ हमें बस्ती की चिकित्सा भी यहाँ पे उन्होंने बताई है। अब जी आगे जी वाला पढ़िए कि हाँ सपित्तम। अब अभी तो कफ की जी बात बता रहे थे, सपित्तम आए हैं। जी पढ़ लो। देखिए मैम, एरो लगाइएगा थोड़ा सा। हाँ मैम, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा बस्ती रूपाचर्य, देन जो लाइन है उससे ऊपर जाएंगी 1 2 3 4 5 पे, जी तो तो सफेद कमाया। यहाँ से पढ़ना ना। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, चलो जी। क्लियर हुआ? प- जी। जी तथा पेयादि अभिरूपाचरे तथा जी बद्धौ पातौ यस्मिन् कासे तम बस्ति भी उपाचरे पित्तम च पातकास ऊर्ध्व भक्त समंतरम पीयमाने घृते क्षीरश्च। जी। जैसे अभी अगर टीका भी, उसकी हिंदी टीका अगर पढ़नी है तो हिंदी टीका में भी ऐसे ही बताया है। ये वाला टीका, हिंदी टीका में भी बहुत अच्छे से बताया है, और इसमें भी यही बात हो रही है कि अगर हम जो बात करते हैं कि सपित्तम, अभी हमने कफ की बात करी थी, अभी हम पित्त की बात करते हैं, तो यहाँ पर सपित्तम चा बात काशम ऊर्ध्वम भक्ति के भक्तम समांतरम पिए माने घृत भोजिए क्षीरस्य। यहाँ उन्होंने बोला है कि अगर पित्त भी वहां पे बात काश में पित्त का भी जो है कहीं ना कहीं अगर संसर्ग हो रहा है, तब वहां पर जो हम खाना भक्तम समांतरम, जो खाना खाते हैं या पेशेंट को जो खाना दिया जाता है उसी के समांतरण, मतलब उसके अनंतरण या खाने के बाद में, भक्त सम अनंतरण या भक्त खाते समय या उसके बाद में, दोनों बताया है कि जैसे जो मात्रा हम लोग औषध काल पढ़े थे, उस औषध काल के हिसाब से उन्होंने बताया कि पिए माने घृत भोजिए शीर्षे, मतलब जो अभी घृत का सेवन हो रहा था, लेकिन यहाँ इन्होंने बोला है क्योंकि पित्त के लक्षण मिल रहे हैं, तो खाने के साथ ही या खाने के तुरंत बाद हम दूध में डालकर घृत को दे सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पे हमें हल्का सा विरेचन भी चाहिए। देखिए वस्तु चिकित्सा उन्होंने ऊपर बता दी है, यहाँ पित्त की बात आ रही है, तो हमें घृत के साथ अगर हम क्षीर को देंगे तो हमें यहाँ कुछ हल्का विरेचन, मृदु विरेचन चिकित्सा से लाभ मिल सकता है। जी। सपित्तम च वातकास मूर्ध भक्ति भक्तंतरम पीयमाने कृते भोर्जे क्षीरेश ऊर्ध्व भक्ति कैरेति ऊर्ध्व भक्ति भी मयूर व्यंसंकादित्वात् समासः अध्यात्म द्वित्वाच्चम तथा वातज्ञ सिद्ध ऋत्येत देशवपि योज्यम तथा थोड़ा सा कट रहा है तथा यद कफम वातकासम वातकासम स्नेह विरेचन ने उपाचरे। वही बात है कि जो अगर हम जो बात चल रही थी कि अभी हमें कैसे कैसे करना है, तो अगर जहाँ पर वायु की बात हमने पढ़ी कि मल वायु या अपान वायु की रुकावट होगी, तो अभी बस्ती की बात बताई कि अनुवासन बस्ती या निर्भर बस्ती दे सकते हैं। और पित्त जब होगी, पित्त के साथ जब वातस्कास होगी, तो भोजन करने के बाद जो है वो घृतपान दे सकते हैं, घृतपान के साथ दुग्धपान दे सकते हैं। और कफज काश में भी इन्होंने बोला है स्पेशली कि यहाँ पे जो संहिता वाले बता रहे हैं कि विरेचन की संहिता में भी बताइए, कफज काश में भी विरेचन कार्य का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऊर्ध्व भक्ति करती ऊर्ध्व भक्ति दावी मयूर व्यंस काद्यत्वात् समासः अध्यात्म दृश्यांश तथा बाथग्न सिद्धतपि योज्य। मतलब जो भी हमारे पास मयूर का मांस या मयूर व्यंसक भी जो हमारे तो जानकर द्रव्यों की बातें कर रहे हैं या जानकर मांस की बात करते हैं, उस तरह से लेके जो वातग्न द्रव्य है उनसे सिद्ध करके हमें योजना पूर्वक जो है वो औषधियां देना होगा। और वो क्या होगा, सकफम वातकाश से इसमें विवेचनीय रूप विचार। यहाँ ये बताते हैं कि अगर फिर से सकफम वातकाशम, अगर कफ के साथ फिर बात अगर वो बता रहे हैं कि पित्त के साथ बताया तो भी विरेचन कराना है, क्योंकि उन्होंने तो बोला है कि क्षीर और घृत को देना है। यहाँ भी कह रहे हैं कि सकफम वातकाशन स्नेह विरेचन रूपाचर्य, मतलब वातकाश के बाद भी यहाँ पर हमें अगर हमें लगता है कि कफ है तो भी हमें यहाँ पे मृदु विरेचन ही देना होगा, स्नेह विरेचन ही देना है। वमन का यहाँ पे वर्णन नहीं आया है। जी मैडम। पर चरक शायद हाँ पढ़िए उन्होंने वमन बहुत अच्छा बताया उन्होंने बताया मैडम कि पहले जो है थोड़ा सा वमन देंगे, उसके बाद फिर शीत द्रव्यों का प्रयोग करेंगे एक बार। हाँ मैम, वातज की चिकित्सा मेरे पास भी चरक की खुली हुई है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दूं फिर आपको बताती हूँ। कफज कास के मैम मैं देखिए कि मतलब पित्तज कास में कि जैसे हम लोगों ने दे दिया, दोनों में मतलब ये कि वमन देने के बाद या विरेचन देने के बाद फिर शीत द्रव्यों का प्रयोग करना है। आगे पढ़ो मैम क्या? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। उनका मतलब ये कि अगर पित्तज कास है, अभी मैम लीव कर गई लग रहा है। मैम अभी जाएंगे जल्दी। जी वंदना मैम, प्रणाम। जी 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 सर, मिश्रा सर बताइए। हाँ, ये जो वातज कास का अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। तो एक बार ये जो कोविड वाला हमारा इशू हुआ था, तो इसमें हम लोग जानना भी चाह रहे थे कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज इसमें कैसे क्या रहता है। ये भी हमारा ड्राई कास या वातज कास या सूखी खांसी से जुड़ा हुआ मैटर है जी। तो इसमें जो इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं कि जो हमारा एयर ट्रैक्ट होता है, ब्रोंकियल ट्रैक्ट होता है,
ब्रोंकियल ट्रैक्ट का जहाँ पे अंत होता है, एंड जो एल्वियोलाई होता है जिसको हवा के फॉगी बोलते हैं, वहां से हवा का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ्यूजन हमारी निकटस्थ ब्लड वेसल जो लंग में है उनमें होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। तो वो एक बहुत पतली खिड़की है, बहुत पतली परत है जिसके थ्रू आदान प्रदान होता है। तो वहां पे उसकी दिक्कत आ जाती है। तो अगर उस एरिया को देखें, वैसे तो बहुत पतली खिड़की है, उसी तरीके से जैसे हमारे घर की खिड़कियों में जाली लगी होती है वैसी ही जाली है। लेकिन अगर जो हम उसको पूरे एरिया को निकाल के और फैलाते हैं जमीन पे, तो वो इतना बड़ा स्पेस कवर करता है जैसे कि हमारा टेनिस कोर्ट। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज में वहाँ की प्रॉब्लम आ रही है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर की खिड़की है जाली वाली, और उसमें हमने सीमेंट लगा दी और सीमेंट से हवा का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा, तो ये इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में कुछ इस तरीके की पिक्चर बनती है। और यहाँ पे कंडीशन कुछ जो क्रिएट होती हैं वो फाइब्रोसिस वगैरह की क्रिएट होती हैं, सार्काइडोसिस की क्रिएट होती हैं। अच्छा, इन सब बीमारियों में जो इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज हैं, ड्राई कफ बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और ये इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस को हम अगर जो डिवाइड करें कि हमारी कितनी बीमारियां होंगी इसमें शामिल, तो 200 से अधिक बीमारियां इसमें शामिल हैं। एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है। तो अभी तक तो जो हम लोग कर रहे थे कि भाई स्नेहन कराया, वमन कराया, तो उससे हमको जो ऐसा महसूस हो रहा है कि कफ की शांति हुई, तो यहाँ पे भी निश्चित रूप से वहाँ पे इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस का भी वो इश्यू को रिजॉल्व करने की काम करेगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा और आ जाते हैं ILD के केसेस में। उस दिन भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते करते रह गए थे इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज की, तो आज थोड़ा सा कर ही लेते हैं इसकी चर्चा। अंजना मैम भी नहीं है और अरविंद सर भी नहीं है, तो थोड़ा समय अंजना मैम आ गई आप, आ पर आप इसको कवर करिए जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, तो इसको हम कवर करते हैं। जो इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज, जो हमारी पतली सी संरचना जो झिल्ली है जिसके थ्रू हवाओं का आदान प्रदान होता है, इसमें दो तरीके की बीमारियां संभव हैं। एक तो होता है कि इसका इन्फ्लेमेशन हो जाए, और दूसरा होता है कि इसमें जख्म आ जाए। इन्फ्लेमेशन को तो ठीक करना बहुत अच्छा इजीली संभव है कि हम स्टेरॉइड वगैरह चला के एलोपैथ के मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से ठीक कर लेते हैं। लेकिन फाइब्रोसिस जो हुई, जो जख्म आ गया, उसको लंग से बाहर कैसे निकाला जाए, बहुत चैलेंजिंग काम है। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि फाइब्रोसिस को निकाल के बाहर करे। ठीक है, ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव में है। ठीक है, तो उस फाइब्रोसिस को निकालने के लिए ये लोग दो तरीके की ड्रग्स देते हैं, एंटी फाइब्रोसिस ड्रग। एक परफेनिडोन है, एक दूसरा निंटाडेनिब करके है। और इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज में जो इंक्लूडेड बीमारियां हैं करीब 200 से अधिक हैं। लेकिन कुछ जो मेजर बीमारियां, अच्छा इसका काज देखा जाए, काज क्या है, तो इटियोलॉजी है, अननोन है, इडियोपैथिक है, पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ जो नॉन काजेज है, जिसमें एक कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया, HP। हाइपर सेंसिटिव निमोनिया जो होता है, वो काज हमको देखने को मिल जाता है कि वो जो होता है कि बर्ड से एक्सपोजर रहता है। कोई कबूतर किसी ने पाल रखा है, तो या घर में मुर्गे उर्गे पले हुए हैं, तो उनके पंखों से ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया किसी को डेवलप हो गया। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ में, जैसे ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो ज्वाइंट पेन वगैरह के साथ में अगर जो एसोसिएटेड है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ में एसोसिएटेड इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो गया। तीसरी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है वो है सार्काइडोसिस। सार्काइडोसिस में सार्काइड मटेरियल बन जाता है उसी एरिया में जो हम झिल्ली कह रहे थे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि सार्काइडोसिस जो होती है उसमें भी ड्राई कफ आ रहा है। ठीक है, वेट लॉस भी हो रहा है वहां पे। सार्काइडोसिस में तो वेट लॉस तो वहां भी हो रहा था, ट्यूबरकुलोसिस में। अब सार्काइडोसिस और ट्यूबरकुलोसिस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सार्काइडोसिस में जो सार्काइड मटेरियल डिपॉजिट होता है वो इस एरिया में लंग की जमा होता है। लेकिन सार्काइडोसिस पूरी बॉडी की प्रॉब्लम है, तो दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करेगा, दूसरे कई सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर देगा, हार्ट वगैरह को भी इन्वॉल्व कर देगा, किडनी को भी इन्वॉल्व कर देगा, बोन्स को भी, जॉइंट पेन वगैरह भी हो जाएगा।
लेकिन वहां पे ट्यूबरकुलोसिस में एक तो इसका अंतर आ गया कि भाई वहां पे ड्राई कफ नहीं होता था, वहां पे प्रोडक्टिव कफ होता था, वहां पे स्प्यूटम मिक्स्ड ब्लड भी आता था। तो एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया कि सार्काइडोसिस में जो किचन में ले जाते थे। सार्काइडोसिस में जो ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो रहा है और जो ट्यूबरकुलोसिस में ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो रहा है, तो सार्काइडोसिस में ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो रहा है नॉन कैसिएटिंग और ट्यूबरकुलोसिस में हो रहा था कैसिएटिंग। अंतर क्या है कैसिएटिंग नॉन कैसिएटिंग में? केसिन प्रोटीन से लिया गया है कि अगर पनीरीकरण हो रहा है तो कैसिएटिंग, पनीरीकरण नहीं हो रहा है नॉन कैसिएटिंग। सार्काइड में नॉन कैसिएटिंग मतलब डिजॉल्व इजिली नहीं होता, ठीक है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस वाला हो जाता था। तीसरी चीज ट्यूबरकुलोसिस से इसको डिफरेंशिएट कर रही है, वेट लॉस दोनों में ही हो रहा था। तीसरी चीज ट्यूबरकुलोसिस से इसको डिफरेंशिएट कर रही है कि ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता था, एक तो वेट लॉस हो गया, दोनों में हो रहा है। ट्यूबरकुलोसिस में कैसिएटिंग, यहाँ पे नॉन कैसिएटिंग। अच्छा, तीसरी चीज ट्यूबरकुलोसिस से डिफरेंशिएट कर रही है कि ट्यूबरकुलोसिस दूसरे ऑर्गन्स को इतनी इजीली इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, ये इन्वॉल्व कर रहा है। और एक टेस्ट करा लेते हैं और हमारे कुछ साइंस हैं जो कि हमको कंफर्म कर देंगे कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीज ही है। 2 सेकंड का काम है, इतने सिम्टम आए और आप CD4:CD8 रेशियो देख लें। CD4:CD8 रेशियो जो होता है नॉर्मली 2:1 होता है, लेकिन यहाँ पे 3.5:1 से ज्यादा अगर है CD4:CD8 रेशियो तो सार्काइडोसिस कंफर्म हो जाती है। दिस इज ए 100% कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सार्काइडोसिस, नॉट फॉर ILD, फॉर सार्काइडोसिस। अच्छा, अगली चीज आते हैं जो हमारी फिंगर्स में क्लबिंग होती है, किसी भी लंग डिसीज में हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज में फिंगर्स में क्लबिंग देखने को मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद हम अगर जो और आते हैं तो एक अगर जो हम आस्कल्टेट करते हैं लंग को, तो आस्कल्टेट करने में हमको देखने को मिल जाता है वेल्क्रो क्रेप्स। वेल्क्रो क्रेप्स क्या होते हैं? एंड स्टेज इंस्पिरेशनल क्रेप्स रहते हैं, और जबकि एक्सपिरेशनल क्रेप्स रहते हैं वहां पे ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगर और आ जाएं इन्वेस्टिगेशन में, हम और क्या करा सकते हैं? तो एक तो CD4:CD8 कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। दूसरा चेस्ट एक्सरे सभी लोग कराते ही कराते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में मांटू टेस्ट कराते थे, मांटू टेस्ट आ जाता था तो वो 100% कंफर्मेटरी तो नहीं है, क्योंकि किसी ने अगर जो बचपन में BCG लगवाया है तो उसको जिंदगी भर पॉजिटिव आना है। मांटू टेस्ट जो प्योरीफाइड प्लाज्मा डेरिवेटिव PPD लगाते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ मांटू टेस्ट तरीका दूसरा टेस्ट है, इसको कहते हैं KVEIM, है ना। KVEIM जो होता है वो टेस्ट हम सार्काइडोसिस में कराते हैं। वो मांटू टेस्ट जैसा है, लेकिन इंडिया में नहीं होता, बैंड है, इंडिया में नहीं होता। क्यों नहीं होता और क्या परेशानी है? इसमें लगाते भी हम सार्कॉइड मटेरियल ही हैं। सार्कॉइड मटेरियल लगाने के बाद में उसका टेस्टिंग किया जाता है। तो सार्कॉइड मटेरियल अगर जो हम लगा देंगे तो बॉडी में सार्कॉइड का जो भी रॉ मटेरियल है सब हमने अगर भेज दिया और वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये इंडिया में बैन है, थोड़ा मुश्किल टेस्ट है। दूसरा HRCT वैल्यू, HRCT वैल्यू ये 25 का स्कोर देती है, क्योंकि दोनों लंग्स हमारे उनमें दोनों लंग्स में 5 बॉर्डर हैं, L3 एंड R2, लेफ्ट में 3 राइट में 2। तो प्रत्येक बॉर्डर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको 1 से लेके 5 तक की ग्रेडिंग दी गई है। तो कितना इन्वॉल्वमेंट, कितना लंग खराब हुआ है, उस हिसाब से ग्रेडिंग देते हैं। 5 में बहुत ज्यादा लंग खराब और 1 में बहुत कम खराब। तो ऐसा करके हम लोग HRCT वैल्यू देखते थे, और अगर जो ये किसी की 15 से ऊपर जाती थी तो वो बहुत ज्यादा सीवियर केसेस माना जाता था। तो HRCT स्कोर यहाँ पे भी बहुत मायने रखता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे हो गया, HRCT स्कोर हो गया इन्वेस्टिगेशंस में। तो ये सब चीजें हम करा के क्या कहते हैं ये इसका हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांको एल्वियोलर लवाज, ब्रांको एल्वियोलर लवाज में भी हम इसकी CD4:CD8 का रेशियो देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एज का प्रीडोमिनेंस जो रहता है वो फीमेल जो होती है वो ज्यादा प्रोन रहती हैं, सार्काइडोसिस के मेल्स कम रहते हैं, ठीक है। डिस्पनिया और वेट लॉस भी इसका सिम्टम मैंने पहले ही बोल दिया। पल्मोनरी लंग का इन्वॉल्वमेंट रहता है,
सार्काइडोसिस में लंग का भी इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है, जरूरी नहीं रहेगा ही रहेगा। आई का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो हमारी यूवीआइटिस है, ग्रेनुलोमेटस कंजंक्टिवाइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेटिनाइटिस है, ये स्किन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, फेस वगैरह की स्किन इन्वॉल्व रहती है। इसके अलावा नेजल कंजेशन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, एरिथमिया हो गया, न्यूरोलॉजिकल, क्रेनियल नर्व पॉल्सी हो सकती हैं, ये भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा नर्व इन्वॉल्व होती हैं, 2 क्रेनियल नर्व, 2, 3, 5, 7, 8 और 9, ऑप्टिक, अक्लोमोटर, ट्राइजेमिनल, फेशियल और ऑडिटरी, ग्लासोफेरिंजियल, इतनी नर्व इसमें सार्काइडोसिस में इन्वॉल्व हो जाती है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकती है, स्पेस अकुलापाइन लीजन्स होते हैं, पॉलीन्यूरोपैथी होती है, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स होता है। फिर हमारे जीआईटी इन्वॉल्व हो सकता है, जीआईटी में हमारा हिपैटोस्प्लीनोमेगैली हो सकती है, हड्डियां इन्वॉल्व हो सकती हैं जिसमें आर्थाल्जिया वगैरह, हड्डियों में दर्द वगैरह हो सकता है इसमें सार्काइडोसिस में। लैक्राइमल ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बढ़ सकती है, मम्स का पिक्चर दे सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये पैदा होता है वो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन से, कि ये हमारे लिए शरीर का मटेरियल तो है नहीं, बाहरी मटेरियल है, तो इसमें एंटीजन का इन्वॉल्वमेंट हमारा हो गया सार्काइडोसिस में। अच्छा, एक इसी से मिलता जुलता हीफोर्ड सिंड्रोम करके है। हीफोर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे लंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, सार्कोइड मटेरियल जमा होता है एंटीरियर यूवीआइटिस, मतलब आंख में, पैरोटिडाइटिस, पैरोटिड ग्लैंड में, फेशियल पाल्सी, साथ में 3 पिक्चर साथ में दे रहा हूँ, तो इसको हम हीफोर्ड सिंड्रोम भी मानते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमने ज्यादातर कवर ही कर लिया, और इंडिया में गैलियम स्कैन वगैरह भी नेजल म्यूकोसा के थ्रू इसकी बायोप्सी करा के इसका कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, KVIM टेस्ट इंडिया में बैंड है, ये मैंने बोल दिया। सीवियर फाइब्रोसिस, सीटी लंग कराना, बायोप्सी लंग कराना, CD4 रेशियो कराना 3 तरीके की हो सकती है। स्टेरॉयड थेरेपी प्रेडनिसोलोन से देते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन तो रिजॉल्व कर देता है, लेकिन यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में इन्फ्लेमेशन को कवर करने के लिए नहीं देते, इन्फ्लेमेशन को कवर करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही देते हैं, जो कि है निंटेडेनिब और क्या कहते हैं, परफेनिडोन। 2 ही तरीके की दवाइयां अवेलेबल हैं। अस्थमा वगैरह तो इन्फ्लेमेशन वाला इश्यू आ गया, लेकिन ये आ गया फाइब्रोसिस वाला, कि हमारी खिड़की में जख्म हो गया या लंग की जाली में जख्म हो गया, तो उसको ठीक करना है हमने। अच्छा, और हमने CTD या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से संबंधित इंटरस्टिशियल लंग डिसीज का चर्चा कर लिया है। HP हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनिया से भी रिलेटेड चर्चा कर लिया। सारे चर्चे हो गए हमारे नो, है ना जी। सरोज सर, बस इतनी बात थी कि बहुत अच्छा आपने एलैबोरेट करके बताया, और यूजुअली ALD के पेशेंट्स ऐसे ALD लिख के वो भेज देंगे एक, तो मतलब अगर आपके पास ये पेशेंट आता है तो आप चिकित्सा कांस की ही करते होंगे ना, इसी तरीके से जो हम लोग की मान्यता है। देखिए, यहाँ पे क्या रहता है कि जब से ये आया है हमारे पास, तो कोविड आया है, तब से थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट हो गई है। ठीक है, अप्रोच डिफरेंट हो गई है कि पहले तो हम लोग कास्ट की चिकित्सा पे ज्यादा विचार करते थे, अब यहाँ पे उसका ये देखते हैं, कोई भी आता है कितना सीवियर केस है तो हम उसका SpO2 मॉनिटरिंग जरूर कर लेते हैं। SpO2 मॉनिटरिंग में हमारा जो टारगेट रहता है कि हम किसी का भी SpO2 95 से ऊपर मेंटेन रखें। अगर वो 90 से 95 तक जाता है तो वो रिस्क में है। ठीक है, और 90 से नीचे गया तो वो सीवियर रिस्क में है। तो ये सोच के कि कोई सीवियर रिस्क में है कि मॉडरेट रिस्क में है कि रिस्क से बाहर है, तो आधार बनाते हुए भी चिकित्सा का विचार हम लोगों को भी करना चाहिए कि किसको हम स्वर्ण योग भी साथ में डालें, किसको ना डालें। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ड्राई कफ सभी में होता है, तो हम लोग अगर जो इसको निकालते हैं, वातज संप्राप्ति हो रही है, कहीं ना कहीं वात की वृद्धि है, तो कहीं ना कहीं हमने स्नेहन कराना है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने चैलेंजिंग काम किया है कि अभी हमने शुरुआत में ही चर्चा की कि सार्कोइडोसिस में
जो हमारा ग्रेनुलोमा बन रहा होता है वो नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है। तो नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा को कैसिएट करने में तो एड़ी चोटी का जोर भी लगा दोगे तो भी कैसिएट नहीं होगा, वो स्नेहन भी कर दोगे तो भी आप उसको खोल नहीं पाओगे। ठीक है, अगर रुचिता की वजह से आप सोचें कि वो ग्रेनुलोमा जो बना है हम अगर स्नेहन कर दें तो क्या कहते हैं उसको तब भी गोल नहीं पाएंगे। लेकिन टीबी वाला जो होता था, टीबी वाला तो कैसिएटिंग है, वो तो पनीरीकरण हो रहा है, इजीली डिजॉल्व हो सकता है। यहाँ पे एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के सामने भी ये चैलेंज है और ये एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है कि हमने कितने परसेंट नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा या सार्काइडोसिस वाले केसेस में स्नेहन कराया, वमन कराया और नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा हमने कम करके दिखाया। ये एक रिसर्च का टॉपिक होता है, कितने पेशेंट को लिया और कितने पे हमको क्या इफेक्ट मिला। ठीक है, तो ये एक हमारे सामने पिक्चर आती है। तो सबसे पहले हम उसका जब SpO2 मॉनिटर करते हैं और देखते हैं 95 से नीचे आया या 90 से नीचे आया तो हमारे सामने ये पिक्चर क्लियर हो गई कि ये केस नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल केस है, कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस है, इससे कोविड से मैच कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कई बार क्या होता था कि जो टेस्टिंग हो रही थी जो नाक में डाल के क्या करते थे, उसको क्या नाम था उस टेस्ट का, मैं भूल गया हूँ, वो जो लेते थे सैंपल उसको क्या बोलते थे, यस RT-PCR जो करते थे। RT-PCR करने के बाद में कई बार कई केसेस में ऐसा हुआ कि एक घर पे पेशेंट देखने गया और सबसे पहले मैंने SpO2 चेक किया, 87 SpO2 था, लेकिन उसका RT-PCR निगेटिव आया था। ठीक, लेकिन डाउटफुल था उस समय पे। जितने भी इस तरीके के केसेस थे सब कोविड थे, कोई भी कोविड से बाहर था ही नहीं। तो मैंने क्या किया कि भाई ले आओ वो सब जो पहना जाता था PPE किट वगैरह, तो वो पहन के मैं गया अंदर और सब उसको एग्जामिन किया थारोली। ऑक्सीजन वगैरह भी दी, इसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन भी हेल्प करती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ऑक्सीजन तो बॉडी को प्रोवाइड ही करना है ना। तो अंदर से लंग अगर जो नहीं ले रहा ब्लड से तो हम बाहर से दे रहे हैं ताकि ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो पूरा किया जा सके। तो उसके बाद में क्या किया कि इमरजेंसी कंडीशन से बाहर निकाला और उसको मैंने कहा कि नहीं RT-PCR भी यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं लग रहा, आप जाइए और इसका CT स्कैन कराइए। तो CT स्कैन कराया, CT स्कैन में पॉजिटिव आ गया और केवल एक पॉजिटिव नहीं है, पूरा का पूरा घर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स के साथ हम लोगों ने काम किया। और फिर वहां पे क्या होता था कि PPE किट पहन तो लेते थे, लेकिन PPE किट पहनने के बाद आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरा भाप भाप चश्मे के अंदर भरी पड़ी है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप अपने आप का बचाव कर ही नहीं सकते। कई बार देखने के लिए चश्मा निकाल के उतार के हाथ तो जाता ही है, लगता ही है, ठीक है, उसमें बचाव संभव नहीं था। लेकिन वही है कि फिर जैसा भी है या तो है ही, खैर, और अभी तक बचे भी हैं। तो इसमें जो मतलब बेसिकली अगर हम ट्रीट करें, मतलब सबसे पहला काम ये है कि जो वो लोग स्टेरॉइड वगैरह देते हैं तो स्टेरॉइड पर ही रखते हैं पेशेंट को, फिर धीरे धीरे टेपर करके, लेकिन वो स्टेरॉइड पर ही लाइफ लॉन्ग रखते हैं। स्टेरॉइड उसका इलाज नहीं है, नहीं, उन लोग के पास नहीं है। हम लोगों की जो अप्रोच, अगर हम लोग मृदु विरेचन जैसे वातस्कांस हम मान के चल रहे हैं, उसमें पित्त और कफ का अनुबंध है, तो हमने उसको मृदु विरेचन दिया, उसके बाद हमने औषध कल्पों को उनको स्टार्ट करें। तो अच्छा, यहाँ पे हाँ बोल लीजिए फिर मैं बात। हाँ, अगर SpO2 कम है तो चैलेंजिंग है। अगर वो मेंटेन्ड और उन्होंने ILD लिख दिया तो सिंपल, हमको पहले कोई भी करने के पहले शोधन को जरूर करने के बाद ही उस ट्रीटमेंट को जब शामिल करें, तो जो आप बता रहे हैं कि एल्वेलाइट के मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो सीमेंटिंग होती है वो धीरे 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 हटती है और जो पेशेंट है वो मतलब नॉर्मल उस पे आ जाता है, उसकी डिस्निया भी कम होती है और वो धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल पे आने लगता है। हाँ, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला था, लेकिन ये लंग का ये इतना बड़ा एरिया है लंग का कि अगर जो इसको बाहर निकालते हैं और उसको फैलाते हैं तो वो केवल टेनिस कोर्ट जितना बड़ा होता है उतना एरिया लंग का कवर कर रहा है। एक बहुत वास्ट एरिया है इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस का, और ये लंग में कितना पार्ट प्ले इन्वॉल्व कर रहा है, हमको लगता है कि ब्रोंकियल ट्रैक्ट तो जरा सा ही है,
बाकी सब तो यही सब है लंग में। सर यहाँ पर फिर वही कहना चाहिए ना, जैसे स्टार्टिंग में जैसे आप बहुत अच्छे से सब बता दिए, आज बहुत अच्छा रहा, तभी तो एक मौका भी था आज का, और हम बहुत विश्वास पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जो चिकित्सा की बात हम करते हैं तो हम तो आज भी यही कहते हैं कि हमारे पास जो स्कोप है वो वहाँ नहीं है, बस साध्यता असाध्यता का, साध्यता का तो वर्णन हमारे शास्त्रों मतों ने, आचार्यों ने पहले ही बता दिया है कि संचय पथा दोषा नाम। अगर स्टार्टिंग में ही हम देख ले या हमारा डायग्नोसिस कर ले, और जो लक्षण उन्होंने बहुत अच्छे से बता भी दिए हैं, तो जैसे सबसे पहले जो अभी बात चली रही थी कि कैसे कैसे हमें कहाँ विवेचन कराना है, मृदु विवेचन कराना है, उसके बाद जैसे आप कह रहे हो तो वहां पर भी हमारे यहाँ समीर पन्नगरस का बहुत अच्छा रोल आया था और लोगों ने यूज किया था। इसके अलावा हमारे पास भल्लातक के कुछ इस तरह के स्पेसिफिक जो मेडिसिन हम, इस भल्लातक अमृत रसायन वगैरह है, उसका भी हम लोग यूज करे हैं और आज भी करते हैं जो इंटरस्टिशियल डिजीज आती हैं। तो जैसे जी कंडीशंस वही है कि तीक्ष्ण औषधियां भी यहाँ देना हमें पड़ता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, बस हमारा जो रोगी है उसके बल और अग्नि बल के और देश के और उसके आधार पर। लेकिन अगर केस ज्यादा ही कहते हैं कि दोषों से ज्यादा कुपित हो गया या वो असाध्य अवस्था की ओर चला गया है, तो तो फिर सबसे वहाँ पहले तो कॉम्प्लिकेशन की चिकित्सा, सबसे पहले हाँ, कॉम्प्लिकेशन की चिकित्सा, बाद में इसकी चिकित्सा। वहां पे चिकित्सा हमें उसी हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी हम जो एक मोटा सा बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है। तो यहाँ पे स्पेशली जो अगर उन्होंने बोला है पहले ही, अगर आप चरक खोलेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है रुक्षसजम कासम आदो स्नेह स्नेह उपाचरियत, अर्थात कि जो वातस कास होती है तो गल प्रदेश में तो होता ही है रुक्षता, पूरे शरीर में उनकी रुक्षता होती है। अब वो गल प्रदेश से मानिए कि पूरा जो है आप एक तरह से प्राणविश होता है उसको ही ले लेते हैं, या लंग्स वाले और को भी ले लेते हैं। और दूसरा बताते हैं कि वो काश शुष्क रहता है। उन्होंने बता दिया है कि जो काश है वो एकदम शुष्क रहता है और काश वेग सतत आते हैं। ये आचार्य चरक का मत में बता रही थी, और इसलिए यहाँ पर स्नेहन का उपक्रम बहुत ही अति आवश्यक है। और स्नेहन के लिए जो है हम वाताग्नि द्रव्यों से ही सिद्ध घृत का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग करते भी हैं, सभी ने किया भी है। कंटकारी घृत का है, पिपलादी घृत का है, टीका में अभी हम लोग आगे और अच्छे से घृत पढ़ने जा रहे हैं। फिर विष्णादि मतलब जो हमारे पास त्रिकटु है उससे भी हम संस्कार घृत देते हैं, रासना घृत देते हैं। उसके बाद अच्छपान भी दे सकते हैं, विचारणाओं का भी यहाँ पे बहुत अच्छे से रोल दिया गया है। जो बस्ती चिकित्सा भी अभी बताई है तो वहां भी हम मात्रा वस्ती या फिर स्नेहयुक्त वस्ती दी जा सकती है। वातग्नि द्रव्यों से जो है उन्होंने कहा है कि सिद्ध तेल को हम अभ्यंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद अभ्यंग के बाद हम परिषेक कर सकते हैं, अभ्यंग के बाद हम स्वेदन भी कर सकते हैं। और जो उड़ प्रदेश में और कंठ प्रदेश में जब बहुत अधिक रुक्षता हो जाती है मानिए, तो भोजन के पश्चात हमें जो है स्नेह देना ही चाहिए, या फिर अपीड़क स्नेह की जो हमारी एक संकल्पना है कि हम खाने से पहले और खाने के बाद दोनों में देना है। और वातज काश में जो है वो अगर पित्त और कफ का अनुबंध होता है तो हम जैसे अभी पढ़ते आ रहे हैं, पित्त का जो है दोनों में हमें विरेचन कराना है, मृदु विरेचन कराना है। एक बहुत स्पेसिफिक जो कुछ बुक है मेरे पास, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो बकुल और चंपक अवलेह है, जो सर अक्सर बताते हैं, चंपका अवलेह का यहाँ रोल आता है स्पेशली होपिंग कफ में। जो बच्चों को बहुत ज्यादा होपिंग कफ की कंप्लेन मिलती है वहां पर, या फिर जो दाड़िम पत्र की जो छाल से, या दाड़िम जो पुष्प होता है उसकी छाल से, या फिर अगर छाल नहीं भी मिलती है तो समटाइम्स हम वो सॉरी पुष्प का, अगर दाड़िम जो फल है उसकी छाल नहीं भी मिलती, उसका जो हम कहते हैं छिलका, उसके छिलके छिलके से भी हम जो है वो काथ बना के या अवलेह बना के उसमें बच्चे को दे सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो त्वक से भी बनाया जा सकता है। और यह बकुल पुष्प है, स्वर्ण चंपक पुष्प है, दाड़िम छाल है, पीपर की छाल है, इस सबसे जो एक अवलेह बनाया गया है, इसका प्रयोग यहाँ स्पेशली हमारी जो शुष्क काश में, तो भाई इंटरस्टिशियल डिजीज नहीं बोलते लेकिन शुष्क काश में बहुत अच्छे से बताया है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा जो दशमानी काशधारी, मतलब जो गढ़ है हमारे पास, तो काश काश के लिए भी, काश को शांत करने के लिए भी 10 औषधियों का वर्णन आया है। उसमें स्पेशली जो द्राक्षा है, पुनर्नवा है, कंठकारी है, ये इस तरह से ये जो 3 द्रव्यों के साथ अगर हम शहद के साथ और घृत के साथ और उसका हम अवलेह बना के पेशेंट को देते हैं, चाहे वो बाल्यावस्था हो या वृद्धावस्था हो या मध्यम अवस्था हो। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें स्टेरॉइड्स वगैरह का जो कोई रोल नहीं है, तो हमारे शास्त्रों में भल्लातक आसन, भल्लातक परपति, भल्लातक कल्प, समीर पन्नगरस, आद्रक अवलेह, ये 30 औषधियां जो है अल्प मात्रा में जल्दी जल्दी लेने से भी हमें इस तरह की जो भयंकर डिजीज होती है उसमें इफेक्ट होता है।
एक बात मैं और बता सकती हूँ, यहाँ पे जो गल सुंडी की बात होती है, इबोला जैसे कहते हैं, बहुत खांसती है तो वहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेशेंट की आवाज नहीं निकलती है, और जब हम देखते हैं टंग डिप्रेस करके तो वो बहुत ज्यादा वहाँ पे जैसे लगता है कि वो बहुत मोटी हो गई है या इन्फ्लेम्ड हो गई है। तो हमारे शास्त्र वहाँ बताते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, जो हमें जल बनाना है उस जल में हमें हल्का सा हरिद्रा लवण जल बनाना है, और उसमें हल्का से घृत मिलाना है, और उसमें हमें गंडूश क्रिया कवल क्रिया करना है। और उसके बाद भी अगर ये बहुत ज्यादा बड़ी हो, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकली अपने स्कूलिंग टाइम में, जैसे कहते हैं हम यूजी टाइम में देखा है। और भल्लातक तेल का मैं प्रतिसारण तक वहाँ पे बताया गया है कि अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम वहाँ पे उसको ऐसे मतलब उसके इन्फ्लामेशन के लिए हल्का सा भल्लातक तेल को घृत में मिला के उसको मतलब लिक्विफाइड करके या बहुत ही डाइल्यूट करके उसको हम गलसुंडी पे लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जी मैंने मैम, कहा और है कि हल्का और लवण मिला के उसका गंडूस और कवल कर सकते हैं। जी मैडम जो बताइए। ये जितने भी ट्रीटमेंट्स मतलब आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिए। और जी हमारे यहाँ जो गुण है, जो एक जी आशीर्वाद है, वो शोधन है। यानी शोधन की प्रक्रिया उनका है, इसलिए लाइफ लॉन्ग वो लोग स्टेरॉइड पे रखते हैं। और जो हम लोग शोधन के बाद ये चिकित्सा करते हैं, यानी जी जैसे सर्जरी की जी कॉम्प्लिकेशंस को तो कंट्रोल कर लो, वो तो जी हमारा पहले तो ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाए, पेशेंट हमारा स्टैटिक हो जाए, उसके बाद बल आ जाए उसके अंदर, फिर हम लोग शोधन जब करा ले, फिर हम ये सब ट्रीटमेंट दें। जी तो आईएलडी जो एक व्यापक मतलब उन्होंने नाम दे देते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक कुछ के अंदर वो लिख देते हैं आईएलडी, और पेशेंट को भेज देते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं कि स्टेरॉइड करके SpO2 नॉर्मल हो गई, अब आप धीरे 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 करके ये आपकी अमाउंट है, इस स्टेरॉइड पे आपको जिंदगी भर रहना है, आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपको ये है वो है वो है। तो जो जैसे सर कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन को हम लोग कंट्रोल कर लें, लेकिन उसके बाद पेशेंट का बल ठीक हो जाए, शोधन करा दें, शोधन के बाद जितनी भी जो औषधियां प्रयोग करें, तो काफी हद तक जो है वो हम लोग उसको पेशेंट को विदाउट एनी मेडिकेशन कर पाते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट। जी मैम, मैंने क्योंकि जो यहाँ मैंने जो पर जो कि हाँ, अच्छा जी मैम बोलिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर, सर बोलिए, आप बोलिए जी मैंने सर। जो इस्तेमाल किया था इसमें अभी तक, तो वो वातज और पित्तज और कफज कास में हमारा ट्रीटमेंट तो ड्रग्स वगैरह सेम रहते थे, बस अनुपान हमारा बदल जाता था। में सितोपलादी, त्रिकटु, श्वासारी रस या श्वास कुठार रस, तंकण और स्वर्ण बसंत मालती वगैरह ये रहते थे। जब कोई क्रोनिक केस देख लेता हूँ तो उसमें स्वर्ण बसंत मालती ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद इसका अनुपान वातज कास में हम लोग देसी घी से करा देते थे, पित्तज में शहद से करा देते थे, और वातज में वातज में देसी घी से करा देते थे, पित्तज में शहद, पित्तज और कफज दोनों में ही शहद से करा देते थे। अच्छा, इसके अलावा एक हमारा गोजीवादी काढ़ा आता है, जब कास इतनी ज्यादा क्रोनिक हो जाए और उसका क्या कहते हैं किसी भी मेडिसिन से हमारी ठीक ना हो रही हो, तो गोजीवादी काढ़ा भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। साथ में जो टेबलेट फॉर्म में लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी या कभी कभी त्रिभुवन कीर्ति संजीवनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति कफज केसेस में, और जहाँ पे फीवर वगैरह भी ज्यादा हो रहा है होता है, तो वहाँ पे त्रिभुवन कीर्ति का ज्यादा अच्छा रोल देखने को मिल जाता है। तो और बाकी जो आसव अरिष्ट है उसमें आपका अरविंद आसव है, कनकासव, अगर सांस की ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे कनकासव भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चेंज करके वासावले, वासाग्रत। जी सर, हमारे पास बहुत स्कोप है, और अभी देखिए भाई हम ये चैप्टर पढ़ने इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ेंगे तो हमारी जो सोच है वो और भी थोड़ी सी चेंज होगी। मुझे लगता है कि और हम डिटेल पाएंगे इसके बारे में, और हमारे चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सा सूत्र नए बन के आएंगे। तो जी अब जी। समय लगभग हो रहा है, तो शांति पाठ, और अगर रुद्राष्टक कोई कर सकता हो तो कर ले, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है लास्ट में। सर ही कर देना, सरोज सर ही कर दें। सरोज आप सर, सरोज सर आप बताइए क्या पढ़ेंगे हाँ, सर आप आज? जी आप जब वैसे तो मुझे 3-4 चीजें याद हैं, उसमें जो पढ़ भी आप दीजिए लोग सर, पढ़ दीजिए, समय है सर, आज पढ़ दीजिए सब पढ़ दो। जी पढ़ दीजिए। अच्छा चलिए, तो कहाँ से शुरू करते हैं? लिंगाष्टकम से। लिंगाष्टकम कहाँ से स्टार्ट होता था? ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुःख विनाशक लिंगम,
तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहम करुणाकरलिंगम रावणदर्प विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगम सर्वसमुद्भवकारणलिंगम सिद्धसुरासुरवंशितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषितलिंगम फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगम दक्षसुयज्ञविनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम संचितपापविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चितसेवितलिंगम भावैरभक्तिभिरेव च लिंगम दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगम अष्टदरिद्रविनाशितलिंगम सर्वसमुद्भवकारणलिंगम सुरगुरुसुरवरपूजितलिंगम सुरवनपुष्पसदार्चितलिंगम परात्परं परमात्कमलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यम या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। इसके बाद रुद्राष्टकम पे आते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलतकुण्डलं रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रकृष्टं परेशं अखण्डमजं भानुकोटि प्रकाशं शूलनिर्मूलनं भवानी भवगम्यं कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेव नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव आवाज नहीं आ रही सरोज सर। शंभो रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदयति। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर। शांति सभी पाठ लोग कौन सा करेंगे? जी, पवन सर करेंगे शांति पाठ। जल्दी सर कर दीजिए। अंतरिक्ष
पवन सर करिए शांति पाठ। तो ऐसा लग रहा है कहीं बिजी है। आप ही कर दीजिए सरोज सर। शांति पाठ में भूल जाऊंगा, मुझे पूरा नहीं याद आता है। शशि मैडम कर देती है। शशि मैडम आप कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए, टाइम हो गया है जी। ठीक है मैम, कर रहे हैं। कर दीजिए। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, पः शान्तिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, मां शांतिरेधि शांति। ओम शांति। शांति शांति शांति। बहुत अच्छा शशि मैम। सभी लोग का शुभ रहे। सर आपका भी आज बहुत योगदान रहा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। अंजना बहुत अच्छा मैम, रहा। आपका आशीर्वाद और आपको हमेशा बारंबार चरण स्पर्श मेरा। तो आप लोग सब लोग बहुत आगे सभी बढ़े, को- ऐसे ही अच्छा रहे। सभी का दिन शुभ हो। सभी को नमस्कार। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत एंड नमस्कार। करूं मैम? आपको एंड भी करूं? जी चरण जी मैडम, ऐड कर दीजिए। सबको थैंक यू, सबको